लखनऊ से खबर सबसे पहले, जहां पर हिट एंड रन मामले में 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं आरोपी टाटा सुमो चालक की तलाश भी चल रही है। जांच में टायर फटने से टाटा सुमो के बेकाबू होने की बात अभी तक सामने आई। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में नदवा रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार टाटा सुमो ने फुटपाथ पर सो रहे 2 लोगों को रौंद दिया। इस घटना के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और मौके से कार जब्त की है। हसनगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है, नदवा रोड पर, जहां पर 2 लोग सड़क किनारे सो रहे थे फुटपाथ पर, और तभी एक गाड़ी उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गई और आगे जाकर टकरा गई। अभी तक की जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ होगा, लेकिन फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ड्राइवर को पकड़ने की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि उस शख्स को पकड़ा जा सके जो उस वक्त इस टाटा सुमो को ड्राइव कर रहा था। लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में, जिसका आक्रोश लोगों ने जताया, हंगामा किया और ड्राइवर को गिरफ्तार किए जाने की मांग कर रहे हैं दोनों कि जल्द से जल्द ड्राइवर की गिरफ्तारी हो। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, इस बारे में क्या जानकारी है? फुटपाथ पर जो 2 लोग सो रहे थे जिनकी मौत हुई है, क्या इनकी अब तक शिनाख्त हो पाई है? देखिए, अभी उनके पास से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिसके आधार पर उनकी शिनाख्त की जा सके। जैसा बताया जा रहा है पुलिस के सोर्सेस से कि मजदूर किस्म के लोग हो सकते हैं जो यहाँ अगल बगल के जिलों से भी राजधानी लखनऊ में आते हैं, यहाँ पर मजदूर का काम करते हैं, और जब रात हो जाती है तो फुटपाथ पर ही कहीं या जगह तलाश कर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ लग रहे हैं ये दोनों, लेकिन शवों की शिनाख्त में पुलिस जुटी है। 4 लोग इसमें घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है, और टाटा सुमो के जो मालिक है नंबर के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि इसका ये भी मानना है, चूंकि आगे का एक टायर फटा हुआ है, तो ये भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है टायर फटने की वजह से सुमो बेकाबू हुई और फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रौंदती हुई चली गई। मामला हादसा इतना गंभीर था कि टाटा सुमो आगे पेड़ पे टकरा गई है। जब चीख पुकार मची है तो जो भी चला रहा था टाटा सुमो वो भाग गया है मौके से। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और पुलिस कमिश्नर की ओर से भी निर्देश दिए गए हैं कि जो बेहतर से बेहतर इलाज हो वो उनको मुहैया कराया जाए और जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लिया जाए। ऋषभ, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस, अभी तक कोई सुराग हासिल लगी कि ड्राइवर किधर भागा और इस गाड़ी की रफ्तार कितनी ज्यादा थी, वो भी इन फुटेज से तो क्लियर हो ही जाती। जी बिल्कुल, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है वहां आसपास तो नहीं है, लेकिन जो पूरा उसका रूट है उस रूट के आधार पर सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि किधर से आई थी, किधर जा रही थी ये टाटा सुमो और उसकी इतनी रफ्तार कितनी थी। अब चूंकि नंबर पुलिस के पास है, लिहाजा उस नंबर के आधार पर तलाश करना ज्यादा आसान होगा और पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं फिलहाल उसी आधार पर। जी धन्यवाद ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस, साथ ही गाड़ी के नंबर के आधार पर तलाश की जा रही है ड्राइवर की और गाड़ी के मालिक तक पहुंचने की कोशिश में है पुलिस। इसी बीच लोगों का गुस्सा फिलहाल थोड़ा शांत होता दिख रहा है, लेकिन गिरफ्तारी की मांग कर रही है सभी। कुल 6 लोग सोए हुए थे जिन पर ये गाड़ी चढ़ गई। 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग जख्मी हैं। बलिया से अगली खबर। बलिया में एटीएस ने 3 युवकों से घंटों पूछताछ की। तीनों संदिग्ध युवक के मोबाइल एटीएस अपने साथ ले गई है। आपको बता दें, बलिया में 3 ठिकानों पर एटीएस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। सुखपुरा थाना क्षेत्र के बोडिया गांव समेत दोकटी थाना क्षेत्र और दुबहड़ थाना क्षेत्र में 6 सदस्यीय एटीएस की टीम ने छापेमारी की, जिसके बाद 3 युवकों से पूछताछ की गई। इन्हें हिरासत में लिया गया और इनके पास जो मोबाइल फोन था वो भी एटीएस की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। तो बलिया से ये बड़ी खबर आ रही है, एटीएस ने 3 युवकों से पूछताछ की है, घंटों पूछताछ की है। आखिर किस आधार पर इन संदिग्धों को पकड़ा है पुलिस ने और इनके फोन से कुछ हासिल हो पाया है नहीं, इन सभी सवालों के जवाब के साथ हमारे सहयोगी रत्नेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश, ये तीनों कौन हैं? इन्हें क्यों हिरासत में लिया गया? अभी तक की पूछताछ में क्या हासिल हुआ है? जी, बलिया में लगातार एटीएस की ताबड़तोड़ कल दिन भर छापेमारी रही, जिसको लेकर पूरी तरह से हड़कंप मचा रहा। सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोडिया गांव में एक राहुल सिंह नाम के युवक के घर एटीएस पहुंची और उनसे घंटों पूछताछ की। एटीएस ने उस युवक से पूछा कि पाकिस्तान के
जो खुफिया एजेंसी है उनसे आपकी फोन से चैटिंग हुई ईशिका कपूर से। वहीं उसके बाद उसके मोबाइल को जब्त कर एटीएस आगे दुगहर थाना क्षेत्र के नगवा तिवारी टोला मोहित साहनी के घर भी पहुंच गई और युवक से घंटों पूछताछ के बाद मोबाइल जब्त कर लिया। हालांकि यह पूरा मामला सभी युवकों को मोबाइल जब्त कर वहीं सामने आया कि सभी लोगों ने फोन से ईशिका जो महिला पाकिस्तान के एजेंट हैं उनसे ये लोग फोन से चैटिंग की है। जी, यानी कि पाकिस्तान से इनकी बातचीत होती थी। किस सिलसिले में इनसे पूछताछ की गई है? क्या ये अभी भी एटीएस की हिरासत में है या एटीएस ने फिलहाल इन्हें छोड़ दिया है? बिल्कुल, अभी एटीएस ने इन सभी युवकों को छोड़ दिया है, लेकिन सभी युवकों के मोबाइल को जब्त कर खंगालने की कोशिश कर रही है कि क्या ये सचमुच पाकिस्तान के एजेंट्स के ये लोग संपर्क में है या कुछ है। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से बलिया में इस समय एटीएस की इस बड़ी कार्रवाई से पूरी तरह से स्थानीय पुलिस और अधिकारी और आम जन में आनंद फानंद की स्थिति रही। रत्नेश, मोबाइल फोन के अलावा भी कुछ ले गई है एटीएस टीम? बिल्कुल, अभी मोबाइल फोन के अलावा कुछ एटीएस को हाथ नहीं लगी है। तीनों जगह चारों जगह छापेमारी कर। ठीक है रत्नेश, इस वक्त धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। एटीएस की टीम ने ताबड़तोड़ कर दिन भर छापेमारी की, जिसमें 3 लड़कों को फिलहाल हिरासत में लिया है। संदिग्धों को इनसे पूछताछ चल रही है। मोबाइल फोन अपने साथ ले गई है और जो अभी तक की खबर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान की किसी महिला के संपर्क में ये तीनों थे। तो क्यों थे उसके संपर्क में, कौन वो महिला, तमाम सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश एटीएस करेगी। बरेली में जीएसटी बकायेदारों को राहत मिली है। यहां हजारों की तादाद में बकाया न चुकाने वालों के लिए ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया गया, जिसके लिए 31 मार्च तक टैक्स चुका सकते हैं और इसके बाद भी बकाया न चुकाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनका असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है। ये सारे ऑर्डर 31 अगस्त 2024 तक पारित कर दिए गए हैं। इसमें जो आदेश पारित हुए पूरे बरेली जोन में 7691 व्यापारियों के अगेंस्ट 196 करोड़ रुपए की डिमांड सृजित की गई है। ये धनराशि व्यापारी अगर जमा कर दे रहे हैं अपने क्रेडिट लेजर से नहीं, स्वतः DRC 03 से या कैश सेटअप से अगर जमा कर देते हैं और ये लिखित प्रार्थना पत्र देते हैं कि इस संबंध में किसी अपीली न्यायालय में मेरे द्वारा अपील नहीं की जाएगी, मैं एमनेस्टी स्कीम को स्वीकार कर रहा हूं, तो ब्याज और अर्थदंड दोनों की धनराशि गवर्नमेंट क्षमा कर देगी। पब्लिक को लूटा तो पाताल से भी तलाश लाएंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में यही बात कही और जिसके बाद लखनऊ में अंसल ग्रुप पर जालसाजी के मामले में कार्रवाई और तेज हो गई है और एफआईआर दर्ज की गई है। अंसल ग्रुप पर जालसाजी से एलडीए की 411 एकड़ जमीन बेचने का आरोप है। सीएम योगी के निर्देश के बाद गोमती नगर थाने में अंसल ग्रुप के प्रणव अंसल, सुनील अंसल समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसे एलडीए के जमीन अर्पित शर्मा ने दर्ज कराई है। एलडीए के अमीन है अर्पित शर्मा, जिन्होंने ये केस दर्ज करवाया है। आपको बता दें, सीएम योगी ने अंसल ग्रुप का जिक्र विधानसभा में किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता का पैसा लूटने वालों को पाताल से भी निकाल लाएंगे। अंसल ग्रुप जिस पर धोखाधड़ी के मामले हैं, पहले से ही उस पर कार्रवाई चल रही है। कई जगहों पर अब तक छापेमारी हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त लहजे के बाद अब एक्शन में और तेजी ला दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अंसल ग्रुप ने जो धोखाधड़ी की वो पूर्व की सरकार की ओर से ही कर पाई है। अंसल ग्रुप पर कार्रवाई को लेकर सीएम योगी ने विधानसभा में विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, होम बायर्स के खिलवाड़ होम बायर्स से नहीं होने देंगे, पाताल से भी निकालकर सजा देंगे। ये अंसल तो आप ही की उपज थी, आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया
तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा, तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे। औरंगजेब की तारीफ वाले बयान पर अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब विधानसभा से भी खबरें आ रही हैं कि स्पीकर कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि सत्ताधारी महायुति के नेताओं की तरफ से बकायदा ये मांग स्पीकर से की गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा है कि अबू आजमी को अपने बयान के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अबू आजमी मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। शिंदे की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि अबू आजमी को सस्पेंड किया जाए। वहीं विपक्ष में बैठी शिवसेना भी अबू आजमी के खिलाफ एक्शन के मूड में है और शिवसेना ने भी ये मांग की है कि अबू आजमी पर एक्शन लिया जाए, उन्हें विधानसभा से सस्पेंड किया जाए। औरंगजेब का जो क्या कहा है उसने, औरंगजेब के बारे में अच्छा प्रशासक है, उसका धिक्कार किया है, निंदा कर दी है, निषेध किया हुआ है। ये अबू आजमी को महंगा पड़ेगा। ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देवता है, और जो अन्याय अत्याचार औरंगजेब ने इस महाराष्ट्र की धरती पे किया, माँ बहनों पर अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ दिया, छत्रपति संभाजी महाराज जी को अन्याय अत्याचार 40 दिन उनके आंखें निकाली, नाखून निकाला, जबान निकाली, सब कुछ किया। फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान देने के बाद भी जीत गए, और औरंगजेब जीतने के बाद भी हार गया और दिल्ली तक नहीं पहुंचा। उसको यहाँ ही गाड़ना पड़ा, यहाँ ही मरना पड़ा। इसलिए अब अबू आजमी इसके बाद में हमारे देव देवताओं के बारे में अगर ऐसे कुछ वक्तव्य करेगा, स्टेटमेंट करेगा, तो महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। विवाद हुआ तो अभी अबू आजमी ने अपने बयान से किनारा कर लिया, अपना बयान वापस ले लिया। जिस बयान पर इतना हंगामा खड़ा हुआ उसे वापस ले लिया अबू आजमी ने। अबू आजमी की तरफ से यह दलील दी गई कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसलिए वापस ले रहा हूं, हालांकि मेरा बयान नहीं है, यह बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अपने वापस लेता हूँ। देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग ही तो मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार उनको जरूर सूचित कर दूंगा कि मुझे बहुत गालियां आ रही हैं। अब अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो एक तरफ अबू आजमी कह रहे हैं कि उनका वो इरादा नहीं था जैसा कि बयान में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो सरकार ही जिम्मेदार होगी। इंडिया गठबंधन के साथ ही उद्धव ठाकरे भी समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान से नाराज हैं। उन्होंने साफ कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में गलत बोलने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे की पार्टी अबू आजमी के बयान का उसी लहजे में विरोध कर रही है जैसा कि सरकार की ओर से किया जा रहा है। काफी बहस हुई है और हम तो यही मानते हैं और यही चाहते हैं कि जो भी हमारे जो हम जिसको देवता मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके बारे में कोई भी कुछ भी गलत कहें तो उनको शासन होना चाहिए, उनको माफ नहीं करना। अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक उबाल है। आजमी के खिलाफ आजमगढ़ में प्रदर्शन हुआ, जबकि मथुरा में औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग उठी। हमारे भारतीय इतिहास का सबसे अत्याचारी और क्रूर शासक रहा है। ऐसे अत्याचारी औरंगजेब की जो मजार औरंगाबाद में बनी हुई है वो वास्तव में हमारे भारत के लिए एक कलंक के समान है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस मजार को वहाँ से नेस्त नाबूद कर दिया जाए, उस मजार का हमेशा हमेशा के लिए अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। सभी सनातन हिंदू चाहते हैं कि ऐसे आतताई, ऐसे जोरदार अत्याचारी औरंगजेब की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है।
ऐसे व्यक्ति की कब्र को कांग्रेस सरकार ने संजोए रखा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब की कब्र को तुरंत बुलडोजर से चला कर हटा देना चाहिए। यही सभी सनातन हिंदुओं ने आज यहाँ पर मांग की है। हमारी भारत सरकार से अपील है, महाराष्ट्र सरकार से अपील है, किसी भी औरंगजेब जैसे मुगल शासक की कब्र को हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। इधर विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। एक एक कर नेता विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने सदन से समाजवादी पार्टी के नेताओं को नसीहत देने के साथ ही संभल का जिक्र किया और सनातन के लिए फिक्र दिखाई दी उनकी बातों में। सामान्य बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन वो उनके मूल्यों और आदर्शों से दूर जा चुकी है। उपचुनाव का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने शिवपाल यादव का नाम लेते हुए समाजवादियों की चुटकी ली। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहाँ तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है पर उपदेश कुशल होते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होती। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर लोहिया की बात करते हुए सीएम ने कहा कि राम, कृष्ण और शंकर भारत के 3 आदर्श हैं, जिसे लोहिया जी भी मानते थे। लेकिन इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी तब तक भारत भारत बना रहेगा। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। सांप्रदायिक आरोपों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमने यही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था, अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। विधानसभा में महाकुंभ को सीएम योगी ने भारत के विकास और विरासत की छाप बताई। जहां जाति धर्म क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं दिखा, 3,360 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। महाकुंभ की पूरी दुनिया में गूंज रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।